नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में भी हम लोग 12 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने शुरू किया है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग में अभी हमारा पहला लेक्चर हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अभी तक ना देखे हों तो वो हमारे रेविन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पर सारे लेक्चर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। रेविन एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी डिटेल में कक्षाएं मिल जाएंगी। प्रीलिम मेंस जैसा जो भी कोर्स आप करना चाहें वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी। और अगर ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी किस तरीके से हमारी कक्षाएं आप लोगों को मिल पाएंगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैंकिंग। मुद्रा हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग बैंकिंग पर बात करने वाले हैं। तो बैंकिंग सिस्टम ये डेवलप कैसे हुआ, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग समझते हुए और प्रेजेंट टाइम में बैंकिंग की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक टर्म आपको जानना है, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो बैंक होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पर जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में यहाँ पर रख सकते हैं। एक होगा बैंकिंग यानी बैंक और दूसरा होगा एनबीएफसी। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो एनबीएफसी भी एक अलग से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो एनबीएफसी से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम में। तो वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? तो जो फाइनेंस का काम करते हैं, जो वित्त का काम करते हैं, ऐसे संस्थान जिनका संबंध कहीं ना कहीं फाइनेंस से होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बैंकों का संबंध भी फाइनेंस से होता है और एनबीएफसी का भी फाइनेंस से संबंध होता है। तो बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर होगा वो डेडिकेटेड होगा बैंक के लिए। तो बैंक बेसिकली क्या है? तो बैंक तो वित्तीय संस्थान है और एनबीएफसी क्या है? वो भी वित्तीय संस्थान। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर आपको जानना है। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जनता से जमा को स्वीकार करते हैं और जनता को ऋण भी देते हैं। बात समझिएगा, दो बातें हैं। एक तो ये जनता के पैसे को अपने यहाँ जमा करा लेते हैं, यानी आम जनता यहाँ पर अपना अकाउंट खोलेगी। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो अपना अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट में सारी डिटेल होगी और वहाँ पर जाकर अपना पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक से वो लोन भी ले सकते हैं। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो संस्थान होते हैं वो बैंक नहीं है बट फाइनेंस का काम तो करते हैं। तो ये क्या करेंगे? आम जनता के अकाउंट यहाँ पर नहीं खोलेंगे, आम जनता यहाँ पर अपना पैसा नहीं रखेगा, यानी ये जनता की जमा को, यानी जो डिपॉजिट्स है वो स्वीकार नहीं करेगा, हाँ ऋण देने का काम करेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो बैंकों की आवश्यकता क्यों हुई इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो लेन देन होता था, जैसे व्यापार वगैरह होता था तो उसमें जो लेन देन होता था, पेमेंट किया जाता था, तो उसमें कुछ समस्याएं आती थी। तो इसके लिए कोई एक मीडिएटर हो, तो एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी, तो वहीं से बैंकों का जन्म होता है। क्लियर? तो हम लोग पहले यहाँ पर सीखेंगे बैंकों का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, बैंक कब से आए, आधुनिक स्वरूप बैंकों का कब से आया, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जब यूरोपियंस भारत में आए ट्रेड करने के लिए और उनको जब ऐसे संस्थान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान के लिए, अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक स्थापित करना शुरू किया। तो बैंकों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 1770 यानी जो 18वीं शताब्दी है ना, 18th सेंचुरी में
बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया भारत में। देखो, तो यहाँ पर एक हम मैप के थ्रू आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। तो देखो भाई, जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियंस थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो कोलकाता में थी। बात आप समझ रहे हैं? कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ कोलकाता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हुगली नदी के किनारे, तो यहाँ पर इनका एक्टिविटीज चल रहा था अंग्रेज़ों का। तो इनको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक की एक आवश्यकता महसूस हुई, तो इन्होंने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ पर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना और कहाँ बना? तो कब बना? 1770 में। कहाँ बना? कलकत्ता में। तो ये इसकी स्थापना कहाँ होती है? कोलकाता। आज की डेट में इसको लोग क्या बोलेंगे? कोलकाता। तो यहाँ पर स्थापित हुआ। तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की, वो कहाँ थी? वो थी कोलकाता में यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बैंक बना, बट ये बैंक बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर भारत में और भी बैंक स्थापित हुए। तो यहाँ पर 3 जो प्रेसिडेंसी नगर थे अंग्रेज़ों के, एक प्रेसिडेंसी था इनका बॉम्बे, ये बहुत ध्यान समझना, बॉम्बे, और ये बंगाल, ठीक है, ये बंगाल। तो एक बॉम्बे हो गया, एक बंगाल हो गया, और एक मद्रास। तो यहाँ पर हम लोग साउथ में मद्रास की बात कर सकते हैं। उस समय मद्रास ये एक स्टेट हुआ करता था। तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी। तो इन प्रेसिडेंसी नगरों में 3 बैंक बने। तो जो यहाँ पर बैंक बना बंगाल में, वो 1806 में बना। बैंक ऑफ बंगाल के नाम से इसे जाना गया। 1806 क्या नाम इसका दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल बना, ठीक है। और इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में, यहां बॉम्बे में। तो बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1840 में, 1840 में। और यहां पर मद्रास में बना बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो इस जगह यहां पर मैं लिख देता हूं बैंक ऑफ मद्रास। कब बना? 1843। तो ये 3 बैंक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये 19वीं शताब्दी में ये 3 बैंक यहां पर बनते हैं। तो पहला बना ये बैंक ऑफ बंगाल, और दूसरा बना बैंक ऑफ बॉम्बे, और ये तीसरा बना बैंक ऑफ मद्रास। तो इनको बोला जाता है प्रेसिडेंसी बैंक। क्या बोलते हैं भाई? प्रेसिडेंसी बैंक। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक यहां पर अस्तित्व में आ जाते हैं। तो ये प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। ये 3 स्थापित होते हैं। और इन तीनों प्रेसिडेंसी जो बैंक थे 1921 में इनको कंबाइंड कर दिया गया। तो इन तीनों को कंबाइन किया, और कब किया? 1921 में। 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। कौन सा बैंक बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। ये याद रखिएगा, ये पीटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसे आप याद रखिएगा। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना 1921 में, जिसे हम बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। तो ये 1955 में क्या बनता है? ये बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। तो 1955 में, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपीरियल बैंक कब बना, ये भी आया क्वेश्चन। 1921 में कैसे बना, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मिलाकर, और फिर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे सहयोगी बैंक आ जाते हैं, ठीक है, और कई सहयोगी बैंक यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिखने लगते हैं, और इसके बाद फिर वो सहयोगी बैंक धीरे धीरे मिला दिए जाते हैं, और आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी सहयोगी बैंक थे वो सब आपस में मिला दिए गए हैं। 2018 में सारे सहयोगी बैंक खत्म हो गए और अब केवल बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ऐसे करके बहुत सारे बैंक थे। तो 2018 से इसके सारे सहयोगी बैंक खत्म कर दिए गए और अब केवल आपको SBI दिखेगा। तो भारत में बैंकिंग के इतिहास का ये एक धारा था जो हमने शुरू किया 1770 से, ठीक है। फिर ये बैंक आया और फिर ये कंबाइंड होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे सहयोगी बैंक थे, लेकिन धीरे धीरे सारे सहयोगी बैंक खत्म कर दिए गए और अब केवल अस्तित्व बचता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये सरकारी बैंक है और भारत सरकार का ये सबसे बड़ा बैंक है। यानी मतलब भारत में जो सरकारी बैंक है वो सबसे बड़ा कौन सा है, यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग बैंकिंग के डेवलपमेंट के हिस्ट्री को हम लोग इसका दूसरा इसका सेगमेंट मतलब कह सकते हैं दूसरा इसका फेज देखते हैं। ये फेज फर्स्ट था जो अभी हमने आपको समझाया। हम लोग आते हैं फेज सेकेंड। तो बैंकों के विकास के इतिहास का ये दूसरा फेज यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा फेज शुरू होता है 1865 से। तो 1865 में इलाहाबाद बैंक बना। भारत में बहुत सारे बैंक आ जाएंगे धीरे धीरे, आप देखेंगे। तो 1865 में बनेगा इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। ये 1865 में अस्तित्व में आता है। फिर 1821 में अवध कॉमर्शियल बैंक, ये थोड़ा सा पहले है, 1821 पहले है, सॉरी नहीं 21 नहीं, 1881, ओके 1881 में कौन सा बैंक आता है, अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या नाम दिया गया, अवध कॉमर्शियल बैंक। अब जो अवध कॉमर्शियल बैंक है इसकी एक विशेषता है, वो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत का ये एक पहला ऐसा बैंक है जो इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया और लिमिटेड लाइबिलिटी भारतीयों की इसमें रखी गई। लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, पूरी 100% लाइबिलिटी नहीं, लिमिटेड। तो इसलिए कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी, भारतीयों की लिमिटेड लाइबिलिटी पहली बार किस बैंक में थी, तो वो थी अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन सा है, तो अवध कॉमर्शियल बैंक। नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीमित देयता के आधार पर भारतीयों का पहला बैंक कौन था, तो वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। देयता का मतलब जानते हो, देयता को इंग्लिश में लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी मतलब अगर हम कोई संस्था बनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीयों की 100% लाइबिलिटी तो नहीं, 100% भागीदारी तो नहीं थी, लेकिन कुछ भागीदारी थी इसमें, इसलिए कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर स्थापित भारत का पहला बैंक, ओके। इसके बाद PNB आता है 1895 में। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है, PNB, और ये भारतीयों के द्वारा ये प्रबंधित बैंक था, ठीक है, मैनेजमेंट था इसमें भारतीयों का। तो यहाँ पर आप लिख देंगे भारतीयों द्वारा मैनेज्ड, भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था ये, भारतीयों द्वारा मैनेज्ड था। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा बैंक था जिसका मैनेजमेंट भारतीयों के हाथ में था, तो वो था PNB। इसके बाद 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 में
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और इसमें भी एक बात आपको जाननी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रबंधन भी भारतीयों के हाथ में था और स्वामित्व भी भारतीयों के हाथ में था। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट भी भारतीयों के हाथ में था, भारतीयों के हाथ में। और इसका जो स्वामित्व था, ऑनरशिप था, मालिकाना हक जिसको कहते हैं, वो भी भारतीयों के हाथ में था, स्वामित्व भी भारतीयों का था। तो ये दोनों बातें, ठीक है। तो ऐसा पहला बैंक कौन था भारत में जिसका मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों भारतीयों के हाथ में थी? तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे बैंक स्थापित हो जाते हैं। अभी बैंकों की कहानी हम लोग अभी और आगे सीखेंगे और भी सुनेंगे। उसके पहले एक बात आपको हम यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा आरबीआई को लेकर। हालांकि आरबीआई जो टॉपिक है वो हमारा अलग से रहेगा। तो जब भारत में इतने बहुत सारे बैंक आ जाते हैं, अब एक आवश्यकता ये हुई कि कोई ऐसी बॉडी बनाई जाए जो इन सभी बैंकों को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, ठीक है। तो आवश्यकता महसूस हुई, तो ऐसा एक एक्ट बनाया गया 1934 का, जिसको हम आरबीआई एक्ट कहते हैं। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है, जिसका 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और फिर मार्च 1949 में एक बैंकिंग अधिनियम आता है, जिसके तहत आरबीआई को बहुत सारे राइट दिए जाते हैं। और फिर आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करना शुरू कर देती है। तो एक केंद्रीय बैंक भारत में स्थापित हो जाता है 1 अप्रैल 1935 को, जिसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो आरबीआई फिर सभी को रेगुलेट करेगी। आरबीआई को पावर दिया गया बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत। तो वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। आरबीआई टॉपिक ही अलग हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो आज हम लोग अभी आरबीआई नहीं पढ़ेंगे, अभी और भी चीज़ें यहाँ पर बैंकिंग में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए, भारत में बहुत सारे बैंक आ गए, ठीक है, और उन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय बैंक भी आया, ठीक है। अब आप देखो कि भारत में बैंकें क्यों स्थापित हुई, ठीक है, ताकि व्यापार करने की सुविधा हो और लोगों को कोई भी मतलब काम करना है, पैसे की ज़रूरत है ना, तो उन्हें पैसा मिल सके। ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकें बनाएंगी। लेकिन हुआ क्या, अभी तक जो बैंकें थी उसमें प्राइवेट लोगों का मतलब ऑनरशिप होता था, प्राइवेट लोग उसमें शामिल थे, ओके। तो बात आती है लगभग जो 1969 के आसपास की बात है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो हुआ क्या, बैंकों का उद्देश्य था कि सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिले, सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन चूंकि प्राइवेट के हाथ में ऑनरशिप थी, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है, हमने आपको बहुत पहले बताया था कि वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो वो आम आदमी का ध्यान नहीं देती, ठीक है, आम आदमी का ध्यान नहीं देती है। तो अब भारत में जो बैंकें थी, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको वो सुविधाएं देती थी। अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी तो वो उन्हें दे देती थी, लेकिन जो आम आदमी था उसको पैसा नहीं मिल पाता था काम करने के लिए। तो वो बेचारे जो आम लोग थे वो साहूकारों के पास जाते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास जाते थे ऋण वगैरह लेने के लिए। और जो असंगठित क्षेत्र होता था, जमींदार थे, साहूकार थे, महाजन थे, वो उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, मनमानी ब्याज लगा देते थे, उनको कुछ पैसा दिया और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो सरकार ने यहाँ पर एक स्टेप उठाया, और वो स्टेप क्या था, वो कदम क्या था सरकार का,
कि बैंकों को नेशनलाइज किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, है ना, इनको नेशनलाइज किया जाए। अब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, यानी आप मोटा मोटा अगर इसको आप समझो तो बैंक अभी तक प्राइवेट के हाथ में थी, है ना, वो मैनेज करते थे। सरकार ने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया, बैंकों को अपने हाथ में ले लिया। और जब सरकार का ऑनरशिप हो जाएगा तो सरकार तो वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया और ऐसा कदम उठाया 1969 को। तो पहला जो कदम उठाया गया नेशनलाइजेशन को लेकर 1969 में। तो 1969 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने भारत के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइज कर दिया 14 बड़े बैंक। तो ये भारत के 14 राष्ट्रीय बैंक हो गए। अब ये राष्ट्रीय बैंक का मतलब क्या हुआ, सरकार का ऑनरशिप आ गया, सरकार का कंट्रोल हो गया पूरा। तो अब सरकार तो सभी के लिए काम करेगी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, है ना, यानी बैंकिंग फैसिलिटी सभी को मिले। तो ये एक वेलफेयर का उद्देश्य था। ठीक है, बिल्कुल वेलफेयर का मतलब ये नहीं कि कर्जा दे दिया फिर हम माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं, मतलब सभी को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिले। पहले क्या था, पहले सिर्फ बड़े लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलती थी, क्योंकि जो उन्हें प्रॉफिट देगा बैंकों को, उन्हीं को फैसिलिटीज़ मिलती थी। तो बैंकों की पहुंच सभी तक हो जाए, समाज के हर वर्ग तक हो जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ मिले, तो ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसका काफ़ी फ़ायदा दिखा। तो 1980 में फिर से कुछ बैंकों को नेशनलाइज किया गया। तो बैंकों के नेशनलाइजेशन का पहला चरण और बैंकों के नेशनलाइजेशन का दूसरा चरण। तो 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आप देखो 14 ये और 6 ये 20 हो गए, 20 बैंक राष्ट्रीय हो गए, लेकिन आज की डेट में 19 है। ठीक है, तो एक ये 19 कैसे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। तो इसमें हुआ क्या, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसको पीएनबी में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात है 1993 की। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किसमें विलय कर दिया गया, पीएनबी। तो पीएनबी में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। ओके, इस तरीके से 20 में एक पीएनबी का हिस्सा बन गया, तो 19 बचे। तो 19 नेशनलाइज बैंक आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि बैंकों की स्थापना और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, क्यों किया गया, राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया। क्लियर। तो अब हम लोग बात करेंगे बैंकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि बैंक क्या थे, बैंकों का इतिहास क्या है, और बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्या वजह थी। अब लोग बात करेंगे बैंकों का क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी बैंकों का वर्गीकरण। तो बैंकों के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। तो एक पहला आधार जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा गैर अनुसूचित। गैर अनुसूचित बैंक।
तो अनुसूचित बैंक क्या है? तो जो आरबीआई है भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो जो आरबीआई एक्ट जो 1934 का था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में जिन बैंकों को लिस्टेड किया गया है वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर कौन सा? 2। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 था उसका जो शेड्यूल नंबर 2 है, इस शेड्यूल नंबर 2 में जिन बैंकों का नाम है लिस्टेड है, शेड्यूल नंबर 2 में लिस्टेड बैंक्स क्या होंगे? अनुसूचित बैंक। बैंक्स कैसे होंगे? शेड्यूल्ड बैंक होंगे। ओके, और नॉन शेड्यूल्ड क्या होंगे? जिनका उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में नहीं है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में जिनको लिस्टेड नहीं किया गया है वो नॉन शेड्यूल्ड है। तो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में फर्क क्या है? देखिए, शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं इस पर आरबीआई का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। तो आरबीआई का कंट्रोल अगर ज़्यादा रहेगा तो आरबीआई इन्हें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा देगी, और जो गैर अनुसूचित बैंक है उनको आरबीआई उतना फैसिलिटीज़ नहीं देती है। जैसे मान लो कोई बैंक अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई उसको तुरंत मदद करेगा। ठीक है, आरबीआई से कर्ज लेके आ सकते हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड हैं उनको आरबीआई कर्ज देने के लिए बाध्य नहीं होती है। ठीक है, मर्जी है तो देगी, नहीं मर्जी है तो नहीं देगी। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक पर आरबीआई का कंट्रोल भी ज़्यादा रहता है, तो आरबीआई उन्हें फैसिलिटीज़ भी देती है। तो इसमें जो शेड्यूल्ड बैंक है ये इनकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जो जनता के लिए सही ना हो। ठीक है, यानी जनता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ आरबीआई देखती है कि कोई ऐसा अनुसूचित बैंक जो कुछ ऐसा क्रियाकलाप कर रहा है जिससे ग्राहकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, और आरबीआई की जो मौद्रिक और साख नीति है, आगे हम पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति और साख नीति क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति को ये शेड्यूल्ड बैंक पूर्णतः फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यही अंतर होता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में। अब हम लोग देखते हैं कि जो शेड्यूल्ड बैंक हैं इनकी फिर से इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो शेड्यूल्ड बैंक का पुनः वर्गीकरण यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अनुसूचित बैंकों का वर्गीकरण, तो अनुसूचित बैंकों का वर्गीकरण हम देखें तो इसकी 3 कैटेगरी हमें देखने को मिलेंगी। 3 कैटेगरी, वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक आप देखेंगे वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, क्या बोलेंगे उसको? वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक इसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, और तीसरा आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, हालांकि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये भी वाणिज्यिक बैंक ही है, ये भी आरआरबी भी वाणिज्यिक बैंक है एक प्रकार का। ठीक, अभी जो वाणिज्यिक बैंक है कॉमर्शियल, अभी कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? वो बैंक जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ऋण देते हैं वो जनरली कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एक मोटी सी परिभाषा इसकी जानते रहिए। तो ये स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऑनरशिप के आधार पर 2 प्रकार के होंगे। एक होगा निजी बैंक और दूसरा होगा सार्वजनिक बैंक।
निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, और दूसरा गवर्नमेंट, सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक बैंक। ये दो कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जो अच्छा, निजी और सार्वजनिक ये क्या मतलब, निजी बैंक वो बैंक होंगे जिसमें निजी क्षेत्र का ऑनरशिप होगा। ऑनरशिप कैसे डिसाइड होता है, इसके जो शेयर होते हैं ना, उसमें 51% जिसका शेयर होगा उसी का ऑनरशिप होगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें प्राइवेट सेक्टर का 51% से मतलब 51% शेयर होगा, और हो सकता है कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत भागीदारी हो, ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% हो, तो गवर्नमेंट की ऑनरशिप हो जाएगी। हो सकता है 100% भी हो, तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो सार्वजनिक बैंक और निजी बैंक, ये दो कैटेगरी हो गई ऑनरशिप के आधार पर। तो जो निजी बैंक हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई विदेशी बैंक हो सकता है, स्वदेशी बैंक हो सकता है। तो स्वदेशी यानी भारत के लोगों के द्वारा, और विदेशी, क्योंकि आजकल हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी है तो विदेशी बैंक भी भारत में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग स्वदेशी की बात करें तो स्वदेशी निजी क्षेत्र का बैंक ICICI, ये भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, ICICI। और जैसे HDFC, ये प्राइवेट सेक्टर के भारत के बैंक हैं, ओके, प्राइवेट सेक्टर के हैं और ये भारत के बैंक हैं। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें विदेशी बैंकों की, तो जैसे स्टैंडर्ड एंड चार्टर बैंक हो गया, ठीक है, जैसे सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक, ये यूके का है, ये कहाँ का है, यूके, यूनाइटेड किंगडम का। और दूसरे से सिटी बैंक, ये भारत में है और ये विदेशी हैं और प्राइवेट सेक्टर के हैं, ये US का है, ओके। तो ये बैंक यहाँ पर काम करते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र वाले जैसे SBI है ना, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बहुत सारे हैं, ओके। अब तो इस तरीके से, और काम सभी का एक ही है, काम ऑलमोस्ट सभी का एक ही है। अब लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक की। तो जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पर काम करते हैं, ठीक है। और इनके 3 स्तर हैं, ठीक है। एक होता है राज्य स्तरीय, और इसके नीचे ये स्टेट लेवल पर होता है, राज्य स्तरीय, इसको बोलते हैं राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव बैंक। और दूसरा केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं उसको कहते हैं केंद्रीय यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। केंद्रीय जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हो गया राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय होते हैं राज्यों में, ठीक है। केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, जिले में, जिले। और प्राथमिक साख समितियां जो ग्रामीण स्तर पर होती हैं, प्राइमरी जो क्रेडिट कमेटीज होती हैं, प्राथमिक समितियां, ओके। तो ये होते हैं। फिर देखिए जो RRB होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, तो ये भी एक प्रकार के कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं, लेकिन जो RRB होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, मतलब गांव के लोगों को भी बैंकिंग फैसिलिटीज मिल सके। तो ये, लेकिन इनके साथ कुछ समस्याएं हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ, ये लोन बांट तो देते हैं बट ये वसूल नहीं पाते हैं, तो पैसा डूब जाता है, तो NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये डूब जाते हैं। तो धीरे धीरे RRB को कम किया जा रहा है आज की डेट में, तो RRB की संख्या धीरे धीरे घट रही है। अब जो RRB होते हैं इसमें
केंद्रीय सरकार का हिस्सा होता है 50%। 50% पूंजी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की लगी रहती है। केंद्र सरकार का यहाँ पर 50% पूंजी होता है आरआरबी की स्थापना में। और इसके बाद कोई जो बैंक होता है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान समझना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है लेकिन भी शाखा नहीं खोलनी चाहती है, तो वो क्या करती है, वो किसी आरआरबी की प्रमोटर बन जाएगी। प्रमोटर मतलब अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज करा देगी लेकिन अपनी शाखा नहीं होगी, तो आरआरबी में अपना कुछ पैसा लगा देगी। तो इसमें बोलते हैं प्रमोटर बैंक। तो इनका हिस्सा होता है आरआरबी में 35%। ठीक है, तो कोई आरआरबी को प्रमोट कर सकता है कोई बैंक, उसमें 35% लगा देगा, अपना 100% लगा के वहाँ शाखा नहीं खोलेगी अपनी, है ना। आरआरबी में 35% लगा देगा और इस 35% के माध्यम से अपनी उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्र में दर्ज करा देगी। इसके बाद इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिस राज्य में आरआरबी होगा, तो अब बचा कितना, 15%। तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें 15% हिस्सा रहता है। ठीक है, तो ये आरआरबी का हो गया। तो आरआरबी के स्थापना में किसका किसका रोल होता है, केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्रमोटर बैंक का होता है 35% और फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से ये हमने आज देखा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो जितना हमने आपको बताया इतना सफिशिएंट है। थोड़ा सा हम लोग आरआरबी पे थोड़ा सा और लेक्चर ले लेंगे, कुछ फैक्ट वगैरह है वो बता देंगे। इसके बाद हम सीधे अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, उसकी स्थापना, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है और वो कैसे काम करती है, कैसे सभी बैंकों को वो रेगुलेट करती है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति, वो मौद्रिक नीति क्या होती है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, थोड़ा लेक्चर छोटा है लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।